गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। दैट इज़ द सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो मेजरमेंट में आने वाली जो डिफरेंट टाइप की जो एरर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द चेंज इन द आउटपुट बाय द चेंज ऑफ द मेजरेंट। मेजरेंट का मतलब है द क्वांटिटी बीइंग मेजर, यानी जिस क्वांटिटी को हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम मेजरेंट कहेंगे। तो सेंसिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन द आउटपुट विद रेस्पेक्टिव चेंज इन द मेजरेंट, यानी जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट में कितना चेंज होता है, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाता है। एज एन एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रेशर सेंसर है जिसका जो मेज़रमेंट रेंज है वो 0 से लेके 100 psi, यहाँ पे psi इज़ पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच को शो कर रहा है, एंड आउटपुट रेंज जो है वो है 0 से 5 वोल्ट। या बेसिकली एक प्रेशर सेंसर है जो कि प्रेशर क्वांटिटी को जो है वोल्टेज क्वांटिटी में चेंज कर रहा है। सो द मैक्सिमम जो प्रेशर की जो रेंज है वो 0 से 100 psi है, और जो आउटपुट रेंज है वोल्टेज की वो 0 से 5 वोल्ट है। सो जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 से 5 मिल रहा है, तो जो चेंज होगा आउटपुट में 5 माइनस 0 अपॉन यहाँ पे इनपुट में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ 100 माइनस 0। तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.05। सो यहाँ पे इस प्रेशर सेंसर की जो सेंसिटिविटी है वो हो जाएगी 0.05 वोल्ट पर PSI, यानी एक PSI जब चेंज होगा यहाँ पे मेजरेंट क्वांटिटी में, तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा या जो आउटपुट की जो वोल्टेज में वेरिएशन होगा दैट वुड बी 0.05 वोल्ट। सो इस तरह से हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जो है वो सेंसिटिविटी निकालते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या मेजरिंग क्वांटिटी है और क्या आउटपुट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग ऑब्टेन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम मेज़रमेंट करते हैं, मापन प्रक्रिया करते हैं, उसमें कई सारी जो त्रुटियां हैं या कई सारी जो एरर्स हैं वो रह जाती हैं। तो उन एरर्स को हमको क्लासीफाई यहाँ पे किया है, 3 भागों में यहाँ पे क्लासीफाई किया है। पहला है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है ग्रॉस एरर, तीसरा है रैंडम एरर। यानी हम ब्रॉडली जो एरर्स को जो है 3 पार्ट्स में हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और फर्दर इनको और क्लासीफाई किया है, जैसे कि रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड ग्रॉस एरर। और सिस्टमेटिक एरर को जो है वो 3 पार्ट्स में अगेन क्लासीफाई किया है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगेन इंस्ट्रूमेंटल एरर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि हम आगे वाली स्लाइड में इनको डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हम सबसे पहले जो है सिस्टमेटिक एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके तीनों जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में जो है सबसे पहले है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, द ऑब्जर्वेशन एरर में अकर ड्यू टू द फॉल्ट स्टडी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एंड द सोर्सेज ऑफ दीज आर मैनी। यानी जब भी हम आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं या रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस ऑब्जर्व करने में जो एरर रह जाती है या हमारी गलती की वजह से वो एरर हो जाती है, तो उस एरर को हम ऑब्जर्वेशनल एरर करेंगे। तो यहाँ पे एक जो ऑब्जर्वेशनल एरर में सबसे जो मुख्य एरर आती है दैट इज़ पैरेलैक्स एरर, यहाँ पे दिखाई गई है। पैरेलैक्स एरर में क्या होता है कि जैसे सपोज़ ये एक स्केल है और यहाँ पे किसी चीज़ को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे जब मैं कोई चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को मुझे देखना है, तो जब मैं यहाँ पे वर्टिकली जब इसको देखता हूँ तो दैट इज़ द राइट पोजीशन जिसमें मैं रीडिंग लेता हूँ, तो वो रीडिंग आती है 4.8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको वर्टिकली नहीं देख के या तो राइट साइड में इसको ऑब्जर्व करता हूँ या लेफ्ट साइड में इसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो दोनों साइड में जो रीडिंग्स की जो वैल्यू है
वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि देखने का जो एंगल है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है रीडिंग्स जो ऑब्जर्व की जाएगी दैट इज़ 4.7 सेंटीमीटर, या फिर जो है इधर से मैं देखूंगा तो 4.9 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर है। पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि मिरर प्लेस होता है, उस मिरर में ये जो नीडल है उसकी जो है शेडो यहाँ पे दिखाई देती है। तो जब हम यहाँ पे वर्टिकली इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो यहाँ पे शेडो यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, वो चीज़ का ध्यान रखना है कि रीडिंग तब तक नहीं ऑब्जर्व करनी है जब तक कि आपको ये जो शेडो है और नीडल की और जो नीडल है वो दोनों एक दूसरे से अलाइन हो जाएंगे। यानी जब दोनों दूसरे से अलाइन हो जाएंगे तो शेडो नहीं दिखेगी, क्योंकि शेडो के ऊपर जो है वो नीडल यहाँ पे प्लेस रहेगी। तो उस पोजीशन पे जो है वो राइट पोजीशन होगी रीडिंग को ऑब्जर्व करने का। तो ये यहाँ पे जनरली मीटर्स में, वोल्ट मीटर में, अमीटर्स में या बहुत सारे मीटर्स में यहाँ पे एक मिरर प्लेस्ड होता है ताकि हम इस पैरेलैक्स एरर को यहाँ पे रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट एरर में हम जाते हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल एरर। जैसा कि नेम से प्रतीत हो रहा है कि एनवायरमेंटल या पर्यावरणीय जो त्रुटियां, पर्यावरणीय स्थितियों की वजह से कई उपकरणों में जो है वो त्रुटियां क्रिएट होती है। जैसे पर्यावरण अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला है या बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके फंक्शनिंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है। या फिर आपका जो इक्विपमेंट रखा हुआ है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रखा हुआ है जहाँ पे बहुत धूल है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। या वाइब्रेशन वहाँ पे हो रहा है, तो मेज़रमेंट जब आप लेंगे तो जो त्रुटियाँ जो आएंगी वो त्रुटियाँ जो है वो एनवायरमेंटल एरर में इस कैटेगरी में हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, तो उसकी वजह से देयर विल बी एन इलेक्ट्रिकल फील्ड और या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हो सकता है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो उसका जो ईएमएफ है उससे इंटरेक्ट करे और उसकी वजह से जो है आपका जो है जो रीडिंग है वो अफेक्ट हो जाए। तो इनके कारण से जो है वो त्रुटियां जो होती है, इन त्रुटियों को हम एनवायरमेंटल एरर्स के नाम से जानते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए, एनवायरमेंटल एरर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम जो कर सकते हैं वो ये चीज़ है कि जो स्थितियाँ हैं उनको हम स्थिर रखने की कोशिश करें। यानी ऐसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करें जिसमें जो है कांस्टेंट टेम्परेचर हो, या जहाँ पे मॉइस्चर को हम मेंटेन कर सकें, या वाइब्रेशन, या ऐसा एक शील्ड बनाएं ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम जो है उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए हम अपनी जो फाइनल कैलकुलेशन है, फाइनल जो गणना है, उनमें हम जो है उसका करेक्शन करें, संशोधन करें। यानी इन सभी कारकों को इंक्लूड करते हुए हम जब हम फाइनल कंप्यूटेशन करें तो हम इन चीज़ों का इंक्लूड कर लें कि इसकी वजह से कितना वेरिएशन आया होगा और उसको हम माइनस करें। तो इस वजह से हम इन एनवायरमेंटल एरर के इफ़ेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो तीन मेन रीज़न के कारण होती है। पहले तो ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी जब इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसमें ही कुछ कमी, शॉर्ट कमिंग जो है वो रह गई हो, और उसकी वजह से जब भी हम बार बार रीडिंग्स लेंगे तो बार बार जो है वो जो है एक एरर जो है वो यहाँ पे होगी उसमें। दैट एरर इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो स्प्रिंग है वो वीक है, यानी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसको उसको होना चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, तो उसकी वजह से इट विल ऑलवेज रीड द वेरी हाई रीड। ठीक है ना, क्योंकि वो रीडिंग जो है वो हाई देगा, क्योंकि वो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो वो रीडिंग जो है कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई देगा। तो उस वजह से जो है वो जो है कि एरर होगी, दैट इज़ दी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके अलावा जो हिस्टेरेसिस फिनोमिना होता है उसकी वजह से
प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रिक्शन की वजह से जो मैकेनिकल गियर होते हैं वो आपस में अगर अलाइन नहीं है तो उसकी वजह से जितना मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो है वो यहाँ पे एरर्स होगी। इसके अलावा ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कई बार क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो परफेक्ट है, यानी दैट इज़ वेरी ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको इंटेलिजेंट मैनर में हम यूज़ नहीं कर पाएँ, उसको सही जहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए उसका सही से एप्लीकेशन नहीं कर पाएँ, तो फिर उसकी वजह से भी जो है वो एरर यहाँ पे क्रिएट होगी। उसके अलावा जो है लोडिंग इफ़ेक्ट, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो लोडिंग इफ़ेक्ट अगर उसमें आ रहा है तो उसकी वजह से भी एरर होगी, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो देखते हैं कि लोडिंग इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है। तो लोडिंग इफ़ेक्ट में को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक सपोज़ करें कि एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, और वोल्ट मीटर को जो है वोल्टेज मापने में हम काम में लेते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो आइडियल आदर्श प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, इट इज़ सम मेगा ओम्स। तो अगर जब हम उसका उपयोग करेंगे वोल्टेज नापने में तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्योंकि उसमें कुछ धारा प्रवाहित होगी और उसकी वजह से जो है वो लोडिंग जो इफ़ेक्ट होगा, और इस चीज़ को हम जो है वो लोडिंग इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि आइडियली हम यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं जो वोल्ट मीटर है, तो उसकी वजह से जब भी हम वोल्ट मीटर को यूज़ करेंगे फॉर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ करें कि एक वोल्ट मीटर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओम है, लेकिन अगर इस वोल्ट मीटर को हम एक हायर रेजिस्टेंस के पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है या जो रीडिंग्स है वो यहाँ पे एरर आएगी इसमें। लेकिन अगर इसी वोल्ट मीटर को अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर जो है वो रेजिस्टेंस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी जो रीडिंग है वो जो है वो कंपैरेटिवली सही आएगी। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज़ एक सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है कि 24 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है और 250 मेगा ओम 250 मेगा ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 12 वोल्ट होगा, क्योंकि वो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल से रेजिस्टेंस की दोनों वैल्यू सेम है। सो यहाँ पे जो 24 वोल्ट है वो 12 वोल्ट और 12 वोल्ट पे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 मेगा ओम का जो वोल्ट मीटर है जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि 10 मेगा ओम और 250 मेगा ओम ये दोनों जो है वो पैरेलल में यहाँ पे आ जाएंगे और फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 9.615 मेगा ओम। और इस वजह से इस वोल्ट मीटर को जब हायर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जब यूज़ करेंगे तो उसका लोडिंग इफेक्ट यहाँ पे आएगा और उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 23.11 और 0.8889 जो वोल्ट होगा, जबकि इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे जो है 12 वोल्ट और यहाँ पे जो है 12 यहाँ पे शो करना चाहिए। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द लोडिंग इफ़ेक्ट, जो हम अगर जो प्रॉपर अगर वोल्ट मीटर है या प्रॉपर उसको सर्किट में यूज़ नहीं करेंगे तो जो इक्विपमेंट है उसका जो लोडिंग इफ़ेक्ट है उसकी वजह से आपकी जो रीडिंग है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट होगी, एरर आएगी। तो लोडिंग इफ़ेक्ट से यहाँ पे एरर क्रिएट होती है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, यानी यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ द ग्रॉस एरर, ठीक है ना। तो ग्रॉस एरर जो है ग्रॉस एरर मेनली कवर्स द ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरिंग रिजल्ट्स। तो ग्रॉस एरर जो है जनरली ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर जनरेट होती है, यानी इंस्ट्रूमेंट को जब हम रीडिंग लेते हैं और उसको जो रिकॉर्ड करते हैं डेटा को और या फिर कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन में जब हमसे गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो ये सारी जो एरर्स होती हैं उनको कंबाइनली हम ग्रॉस एरर कहते हैं। जैसे कि ड्यू टू ओवरसाइट
the read of temperature 31.5 degree while the actual reading may be 21.5 degree। यानी हो सकता है कि जो एक्चुअल रीडिंग है वो 21.5 है, लेकिन रिकॉर्ड करते समय जो है वो 31.5 डिग्री जो है उसको मैंने लिख दिया है। तो इसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली एरर आएगी। तो इस एरर्स को हम जो है वो ग्रॉस एरर में इंक्लूड करते हैं। तो ग्रॉस एरर को जो है वो किस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना ग्रेट केयर, यानी बहुत अटमोस्ट केयर हमको ध्यान में रखनी है जब भी हम रीडिंग लें, रिकॉर्डिंग करें डेटा का। और हो सके तो हम रीडिंग को जो है वो 2 या 3 बार लें, ताकि हो सकता है कि पहली रीडिंग में हमने लिखने में या कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, तो सेकंड टाइम वो जो है वो चीज़ नहीं आए। तो इन तरीक़ों से हम इस एरर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रैंडम एरर। सो रैंडम एरर जैसा कि इसमें बताया है कि दीज आर द रेजिडुअल एरर, इसको रेजिडुअल एरर्स भी कहते हैं। सो कई सारी यूनिवर्स में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, और कुछ घटनाओं के बारे में हम अवगत हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में हम अवगत हैं, और बाकी जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में वी आर अनअवेयर, हम अनजान हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से आपका जो मेज़रमेंट है वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते और उनकी वजह से जो एरर क्रिएट होती है, उन एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। और यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे रेजिडुअल्स एरर्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि द मेज़रमेंट ऑफ एरर कैलकुलेशन, यानी अब हम तीन डिफरेंट टाइप के जो एरर्स हैं यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि यानी एरर क्रिएट जब हो गई है तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करें। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स कैलकुलेशन, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो एब्सोल्यूट एरर जो है वो बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, जहाँ पे जो है वीएम है वो मेजर्ड वैल्यू है, यानी कोई रीडिंग हम ले रहे हैं तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज़ वीएम, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हमको पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू वीए होनी चाहिए। तो वीएम माइनस वीए, यानी जो मेज़र की जाने वाली क्वांटिटी है उसको जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल वैल्यू से जब डिफरेंस कर दूंगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर को इंडिकेट करेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एब्सोल्यूट एरर को इंडिकेट करेगा। लेकिन एब्सोल्यूट एरर में जो है रिलेटिवली हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना रिलेटिवली वीए से जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना दूर है, या ज़्यादा है या कम है। तो उसलिए जो है एक टर्म और यहाँ पे रिलेट की गई है, दैट इज़ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, यानी जो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कैलकुलेट होगी वीएम माइनस वीए, जब इसका डिवाइड में कर दूंगा वीए, तो कंपैरेटिवली ये शो करेगा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इस एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कितना है। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि अगर जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 है और जो डिफरेंस आता है वो 0.1 आता है, तो हम इस पैरामीटर से यहाँ पे समझ सकते हैं कि 100 अपॉन 0.1 अपॉन 100 करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी लेस, 0.001 हो जाएगा, यानी रिलेटिवली जो एरर है वो बहुत कम है। लेकिन अगर यहाँ पे वी की वैल्यू 1 है और सपोज करें कि जो वी एम माइनस वी है वो 0.5 है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव एरर जो है वो ये इंडिकेट करेगी कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो कंपैरेटिवली जो आपका एक्चुअल एरर है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे जो है उसको दैट इज़ अ सीरियस थिंग, जहाँ पे जो रिलेटिवली जो एरर है वो ज़्यादा होगी, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल एरर से वो कितना डेविएट हो रहा है। सो अगर परसेंटेज में इसको निकालना है तो जैसा कि रिलेटिव एरर है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू वी एम माइनस वी ए अपॉन वी ए, और इसको जब 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा सो रिलेटिव एरर जो है वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज़ परसेंटेज एरर। तो इन जो है कैलकुलेशन से हम यहाँ पे जो एरर जनरेट हो रही है और उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से जो है डिफरेंट टाइप की जो एरर्स होती हैं और उनको किस तरह से हम जो है रिमूव कर सकते हैं, और किस तरह से जो है
हम उन एरर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि कंपैरेटिवली हम एक स्टडी कर पाएँ इंस्ट्रूमेंट के बीच में कि वो कितना एक्यूरेट है। सो थैंक यू वेरी मच।